कम पूछता था, मेंस में भी अब पूछ रहा है करंट अफेयर ज़्यादा। तो इसलिए सबका निष्कर्ष सार यही है कि सभी कोई करंट अफेयर अच्छा से पढ़िए, और ये सब सब्जेक्ट भी। तो कल पता था सबके न्यू कि आज क्लास है? कल तो बोले नहीं थे, पिछला सैटरडे को क्लास नहीं हुआ था, है ना? तो 6 दिन क्लास चलता है, जिस दिन नहीं रहेगा सैटरडे को उस दिन हम बोल देंगे, और नहीं बोले तो समझ लीजिए कि क्लास है। आज जो है टेस्ट पेपर हम लेके आए नहीं हैं। सोमवार को जो है पहला और दूसरा में आधा आज कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों का टेस्ट लेंगे एक ही बार, 60 क्वेश्चन का, 40 और 20 इधर 60। चलिए, तो कल पढ़ लिए थे, समझ लिए थे, आज रीडिंग दे देते हैं स्टार्टिंग से। कल पढ़े थे, समझे थे, रीडिंग नहीं दिए थे अभी लुसेंट से, तो इसको रीडिंग दे देते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप का मतलब है कि भारत ऊपर से किस रूप में दिखता है। तो भारत के भौतिक स्वरूप में सबसे ऊपर में पर्वत दिखेगा, फिर पहाड़, फिर पठार, फिर मैदान। तो पर्वत कै परसेंट है? 10.7%। और जो है पहाड़ जो समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे ऊंचा रहता है तो उसे पर्वत कहते हैं। 2135 मीटर या उससे ऊंचा। 305 से 2135 के बीच में रहता है तब पहाड़ कहते हैं, उसे 18.6% है। और जो 305 यानी कि समझिए ना कि यानी 10-20 मीटर से ऊपर से लेके 305 तक रहता है, उसे पठार कहते हैं। पठार इसमें दिया नहीं है, याद कर लेना है, उसे पठार कहेंगे। वो 27.7% होगा। और जो बाकी जो बच गया वो सभी मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, और यह जो है 43% है। इसको पढ़े थे कल। भौतिक रचना एवं धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत के 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। ध्यान दीजिए सभी कोई। और सबसे पहले हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी पर्वतीय मैदान में हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। फिर विशाल मैदान में हम लोग पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी वगैरह जो है, भावर है, तराई है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो तीसरा में पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार, जो दक्षिण भारत के पठार है, दक्कन का पठार, धौलाधर, नीलगिरी, अनामलाई, कार्डमम, ये सब पढ़ेंगे। और मरुस्थलीय प्रदेश में अरावली पर्वतमाला के उत्तर और पश्चिमी वाला क्षेत्र पढ़ेंगे। और समुद्र तटीय मैदान में हम लोग पढ़ेंगे सह्याद्री, कोरोमंडल तट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट तट, ये पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ रहे हम लोग हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में माना जाता है कि पहले टेथिस सागर हुआ था, टेथिस सागर हुआ करता था, ठीक है ना, जो कि निर्माण हुए, टेथिस सागर हुआ करता था। और हिमालय का निर्माण भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार टेथिस सागर की उथली भूमि पर हुई है, और भूसन्नति की घटना घटी, उसके आधार पर जो है हिमालय का निर्माण हुआ। पहले जो है टेथिस सागर हुआ करता था। हम लोग भूसन्नति सिद्धांत पढ़े, जब ये गड्ढा है, सागर है, तो सब मलबा वलबा उसी में जाके गिरेगा। मलबा गिरते इतना ज़्यादा गिरा उसमें, मलबा वगैरह अदर जगहों से आकर के उस टेथिस सागर में, कि वहाँ पर दबाव बढ़ा, और दबाव बढ़ने से नीचे के प्लेट जो है, बीच के प्लेट हट गए हैं, ठीक है ना। और जो हटे तो नीचे के मटेरियल सब ऊपर की ओर आने लगा, और आज भी ऊपर की ओर ये उठ रहा है, और ऐसे हिमालय का निर्माण हुआ है। इसी घटना को कहते हैं कि मलबा आएगा, फिर प्लेट फटेंगे, फिर ऊपर उठेंगे। इसी घटना को भूसन्नति सिद्धांत, कौन सिद्धांत कहते हैं इसे? और ध्यान दीजिए, इस सिद्धांत को देने वाला पहला वैज्ञानिक कैसा होता है, जेम्स हॉल और जेम्स डी डाना ने प्रस्तुत किया था। भूसन्नति सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, ये भी पूछता है, याद रखना है। जेम्स डी डाना और जेम्स हॉल ने। कौन बोलिए तो? जेम्स डी डाना और जेम्स हॉल ने। बाद में जर्मनी भूवैज्ञानिक लियोपोल्ड कोबर ने इस सिद्धांत को विस्तार से समझाया। लियोपोल्ड कोबर किस सिद्धांत को समझाए हुए हैं? पर्वत निर्माण की प्रक्रिया में एक सिद्धांत है भूसन्नति सिद्धांत। तो भूसन्नति सिद्धांत को सबसे पहले दिया था जेम्स डी डाना और जेम्स हॉल ने।
लेकिन इसकी से विस्तृत व्याख्या जो की थी उनका नाम है लियोपोल्ड कोबर। याद रहेगा ना सब किन्हीं को? लियोपोल्ड कोबर, डीडाना और जेम्स हाल, तीनों के नाम। भूसन्नति अब एक पुरानी अवधारणा है और आधुनिक विचारधारा में पर्वत निर्माण की प्रक्रिया जो सर्वमान्य है, ज्यादा लोग मानता है, वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है, इसके आधार पर भी माना गया है कि यहाँ पर हिमालय हुआ, यहाँ पर मतलब सागर हुआ करता था। हैरी हेस ने दिया है टेक्टोनिक सिद्धांत। कौन दिया है बताइए तो? हैरी हेस। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत देने वाला कौन है? हैरी हेस है। और इसमें बोला गया कि दो प्लेट टकराया तब ही ऊपर की ओर मुड़ करके उठने लगा। ये है कौन सी? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अब भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार मलबा जमा हुआ, प्लेट हटे, फिर अंदर के मटेरियल ऊपर की ओर आए। तो ये दोनों अलग अलग सिद्धांत है और दोनों के हिसाब से यहाँ सागर हुआ करता था, जानना है? तो प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार भी यहाँ सागर हुआ करता था। और यहाँ हैरी हेस ने बताया भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट, जो यूरेशियन प्लेट में ही चीन आता है, पूरा रूस चीन, ठीक है ना, ये सबको यूरेशियन प्लेट कहते थे। यही नीचे के दो प्लेट जब टकराए तो यह निर्माण हुआ हिमालय की। हिमालय पर्वत श्रेणी में हम लोग पढ़े कि प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर उत्तल, माने इधर से जो हिमालय है ऐसे उठा, ऐसे करके आ रहा है यहाँ तक भारत की तरफ से, इधर उस साइड तिब्बत है तो उधर ऐसे करके गिर रहा है, ठीक है ना, ऐसे है उठा हुआ, इधर उत्तल, और ऐसे वाला कीर्ति को क्या बोलेंगे? अवतल। क्लियर है ना? तो अवतल तिब्बत की तरफ है और उत्तल भारत के तरफ से है। और हिमालय पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल है, ठीक है, माने भारत के तरफ से कहेंगे, मैंने दिखाई तो देगा इधर से ना, प्रायद्वीपीय तरफ से। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणी हैं। अब हिमालय को 4 भागों में बांटे थे, कल पढ़े थे, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो सबसे ऊपर में इधर से पहले तो शिवालिक, फिर उसके बाद लघु, फिर बृहत, अब तब इधर से यहाँ तक है भारत का विस्तार जो है उस साइड वाला ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटे थे, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी में ही केटू चोटी है जिसकी हाइट 8611 मीटर है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में कहेंगे सबसे ऊंची चोटी तो क्या कहेंगे बताइए तो? केटू। और भारत का सबसे ऊंची चोटी की याद रखिएगा तो कौन? कंचनजंगा, बस इतना याद रखना है। काराकोरम तथा लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी, बगानों के बैक्टीरियन और ऊंट मठों के, देखिए लद्दाख हम लोग पढ़े, दूसरा श्रेणी कौन है काराकोरम का? लद्दाख। लद्दाख में एक नुब्रा नदी बहती है और उस नदी के द्वारा निर्मित घाटी को नुब्रा घाटी कहते हैं। लद्दाख में कौन नदी बहती है बोलिए तो? नुब्रा नदी। और नुब्रा नदी बाद में मिल जाती है सिंधु नदी में ही। ऊपर की जितना नदियां हम लोग पढ़ेंगे सब किस में मिल जाती है? सिंधु में, चाहे वह जास्कर नदी हो, श्योक नदी हो। पढ़े भी थे कि काराकोरम लद्दाख को अलग करने वाला कौन नदी? श्योक नदी। और लद्दाख जास्कर को अलग करने वाला सिंधु नदी। जास्कर में वो नदी बहती है जास्कर नदी। तो जितना नुब्रा नदी है, जास्कर नदी है, सिंधु श्योक नदी है, हुंजा नदी है, सीगर, गेसिंग, द्रास, इधर से फिर पढ़ेंगे चिनाब से लेके, झेलम से लेके, सतलज से लेके, रावी से लेके, ब्यास से लेके, सब मिल जाती है किस में? सिंधु नदी में। तो नुब्रा नदी घाटी है लद्दाख में, और उस क्षेत्र में नुब्रा नदी घाटी क्षेत्र में बैक्टीरियन ऊंट मिलता है बहुत ज्यादा। बैक्टीरियन माने यूनानी ऊंट, बैक्टीरिया बोला जाता है यूनान क्षेत्र सबको, यूनान और इंडिया के बीच के क्षेत्र को बैक्टीरियाई क्षेत्र बोला गया। तो वो उस एरिया के ऊंट मिलता है और बहुत सारे बौद्ध मठ मिलते हैं। तो बैक्टीरियाई ऊंट और बौद्ध मठ के लिए जाना जाता है, बताइए कौन जगह? तो नुब्रा घाटी क्षेत्र जो कि लद्दाख का है। फिर कश्मीर हिमालय, कश्मीर में जो है झेलम नदी बहती है। यहाँ पर अभी श्रेणी नहीं, ट्रांस, बृहत, लघु हिमालय नहीं पढ़ना है, बस ये जानना है कि जम्मू कश्मीर में एक नदी बहती है जिसका नाम है झेलम नदी। कौन नदी है बोलिए? झेलम नदी, जो कि ध्यान दीजिए एक जम्मू कश्मीर में वेरीनाग जगह है। कौन जगह है? वेरीनाग। वहां पर एक झील बनल है, शेषनाग झील। कौन झील? शेषनाग झील। वेरीनाग के पास जो शेषनाग झील है
जम्मू कश्मीर में, वहीं से शुरू होती है झेलम नदी। और झेलम नदी जब बहती है तो अपने साथ मलबा वलबा लेके आती है, और मलबा जब अगल बगल में जमा होता है तो कोई भी नदी के द्वारा लाए गए मलबों में काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो किसी भी फसल के लिए वो काफ़ी उपयुक्त मिट्टी होता है। तो जो इन झेलम नदी के द्वारा लाए गए मलबे हैं, यह जो है जफरान खेती के लिए उपयुक्त है। जफरान मतलब एक प्रकार का मतलब फूल है, ठीक है ना, और उसी में जो है वर्तिकाग्र को केसर कहते हैं। उसी के वर्तिकाग्र वाला भाग को क्या कहते हैं? केसर। तो जफरान की खेती होती है जिससे उससे केसर तैयार होता है, ठीक है ना। और केसर जिस मिट्टी में वो फूल जफरान निकलता है और उसमें जो केसर पाए जाते हैं, और उस मिट्टी को करेवा मिट्टी कहते हैं। कौन मिट्टी बोलते हैं उसे? करेवा। तो झेलम नदी के द्वारा निर्मित मिट्टी जिसमें जफरान की खेती होती है उसे करेवा मिट्टी कहते हैं। जिसमें जो है जफरान की खेती होती है उसे तैयार होता है केसर। और केसर का स्वाद बहुत अच्छा रहता है, पौष्टिकता ज़्यादा रहती है उसमें, ठीक है ना। ऐसे जितना बहुत सारे मिठाई उठाई में भी केसर मिलाया रहता है, ऐसे हनुमान मंदिर में आप जाएंगे, ठीक है ना, तो जो प्रसाद मिलेगा उसमें 1000 किलो में 1 किलो जो है केसर रहता है मिलाया हुआ। आप कहेंगे ज़्यादा मिला देगा, ज़्यादा कैसे मतलब ज़्यादा मिलाने पर अच्छा नहीं ना लगेगा? कोई भी चीनी बहुत ज़्यादा मिला दीजिएगा तो ठीक नहीं लगेगा, ठीक उसी प्रकार से उतने से वो अच्छा लगता है कम में मिलाने से, ठीक है। तो ये केसर जो है किस मिट्टी में हो रहा है? करेवा मिट्टी में। और करेवा चिकनी मिट्टी है जो दूसरे पदार्थों के हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव रहता है, मतलब इसकी मिट्टी चिकना टाइप की रहता है और दूसरे पदार्थ इसके ऊपर में आके जमे रहते हैं, यानी कि पोषक तत्व वाला पदार्थ सब आकर के उस चिकनी मिट्टी पर जमा रहता है। और इसमें जफरान की खेती होती है, केसर का उत्पादन होता है और उस मिट्टी को करेवा मिट्टी कहते हैं। सबसे ज़्यादा भारत में केसर की उत्पादन जम्मू कश्मीर में होते हैं। बृहत हिमालय, उसके बृहत हिमालय में, ट्रांस हिमालय में नहीं, कौन हिमालय में? बृहत हिमालय में जो जिला दर्रा है, और बनिहाल पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा है। बनिहाल याद रख लेना, जो कि पीर पंजाल अलग भी दर्रा पड़े थे, लेकिन यहाँ याद रखें पीर पंजाल में बनिहाल और बृहत हिमालय में जोजिला। जास्कर श्रेणी में फोटुला। जास्कर जो श्रेणी है उनमें एगो रास्ता का नाम है फोटुला। जास्कर श्रेणी के एगो रास्ता का नाम कौन सी है सर? फोटुला। जास्कर श्रेणी के एक रास्ता का नाम क्या है? फोटुला। और लद्दाख श्रेणी में एक रास्ता का नाम है खारदुंगला। क्या नाम है बोलिए तो? खारदुंग। तो लद्दाख श्रेणी में रास्ता का नाम क्या हो गया? खारदुंगला। जास्कर में रास्ता का नाम क्या हो गया? फोटुला। और पीर पंजाल में रास्ता का नाम क्या हो गया? बनिहाल। और बृहत हिमालय में रास्ता का नाम क्या हो गया? जोजिला। हम लोग जानते हैं कश्मीर हिमालय में जहाँ केसर की खेती होती है, तो जो झेलम नदी बहती है, तो उसमें जो है झेलम नदी के द्वारा आगे जैसे बढ़ती है तो किनारे किनारे 2 झील मिलता है। इसका नाम है डल झील, एगो का नाम है बुलर झील। कौन कौन झील बोलिए? डल झील और बुलर झील। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहेंगे तो बुलर झील है, और दूसरी बड़ी झील कहेंगे तो डल झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बोलिए कौन झील? कौन झील है? बुलर। जो कि कौन नदी के किनारे? कौन नदी के किनारे? तो झेलम। 2 4 आदमी क्या बोलेंगे? सब बोलेंगे ना, ये सोचे कि क्या बोल रहे नहीं बोले। और बताइए डल झील भी किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। और श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। कौन शहर? श्रीनगर। चलिए ध्यान दीजिए, झेलम नदी के किनारे डल झील, बुलर झील जान लेना है। फिर इसी कश्मीर में भी खारे पानी की भी 2 झील है, नमकीन पानी की झील। पैगोंग झील और सोमोरिरी, दोनों लद्दाख में पड़ते हैं। कौन कौन बोलिए तो? पैगोंग और सोमोरिरी, 2 खारे पानी की झील और एक दो मीठे पानी की झील, डल झील और बुल्लर झील। सब कश्मीर हिमालय में, मैंने कश्मीर में कहेंगे। वैष्णो ट्रांस हिमालय में, क्योंकि सबसे ऊपर में ट्रांस हिमालय जो पड़े थे, सबसे भारत का उत्तरी क्षेत्र कह देंगे। तो ट्रांस बृहत लघु शिवालिक। ट्रांस हिमालय में वैष्णो माता धाम है, अमरनाथ गुफा है, चरारे शरीफ है। सुनते न हैं अमरनाथ गुफा? एक मूवी था जिसमें अमरनाथ गुफा के टेररिस्ट अटैक को दिखाया गया था, समझ रहे हैं ना।
अक्षय कुमार था, अभिषेक बच्चन था और अमिताभ बच्चन थे। कौन मूवी? यही मूवी था। चलिए तो वही होगा। सीन सब याद है, मूवी का नाम नहीं याद है। तो ध्यान दीजिए, तो उसमें जो है पूरा वो पहाड़ी एरिया को पूरा कैसे चढ़ता है सबके, वो पूरा उसमें दिखाया गया है। तो ध्यान दीजिए, अमरनाथ गुफा, अमरनाथ की यात्रा में सभी जाते हैं। उतना ऊंचाई वाला जगह, 6000 मीटर लगभग ऊंचा। वैष्णो माता धाम और चरारे शरीफ मुस्लिम के लिए जो है एक दरगाह है, ठीक है ना। उस तीनों में आप जहाँ पर जाएंगे अपनी मनोकामना लेकर के, तो वो मन सही से, दिल से, ठीक है, मनोकामना आप मांगेंगे तो यहाँ पर जो है मनोकामना पूर्ण होते हैं। कहाँ कहाँ पर बताइए तो? अभी नहीं कि वहाँ जाके कहेंगे भगवान जी पढ़ेंगे ना यूपीएससी निकलवा दीजिए, ठीक है। तो वो सब नहीं, उसके लिए भगवान जी कहेंगे मेहनत करो, हम तुमको शक्ति देंगे मेहनत करने की। ये कहिए कि हमको उतना शक्ति दीजिए, चाहे मिले। आप लेवे नहीं करिएगा, लेना ही नहीं चाहिएगा तो कहाँ से मिलेगा? वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरारे शरीफ, बताइए तो ये कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय में। कौन कौन बोलिए? वैष्णो माता, अमरनाथ गुफा, चरारे शरीफ। अब दूसरा हिमाद्री वृहत हिमालय, या इसे कहते हैं सर्वोच्च हिमालय। हिमाद्री कहिए, वृहत हिमालय कहिए, महान हिमालय कहिए, चाहे सर्वोच्च हिमालय कहिए, 4 गो नाम। हिमाद्री, सर्वोच्च, वृहत और महान हिमालय। यह हिमालय सबसे ऊंची वाला में है, देखे थे ना सबसे ऊंचा, तब उसके बाद ना इधर ट्रांस हिमालय, ये पार ना है। सबसे ऊंचा में कौन हो जाएगा? वृहत हिमालय। इसकी एवरेज ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट इसी में है। क्रम से पढ़े थे, नंगा पर्वत से लेके, कामेट से लेकर के, नंदा देवी से लेकर के, और इधर से धौलागिरी, गौरी शंकर, मसालू, मकालू। क्या आवाज गड़बड़ा रहा है क्या? तो लग रहा है बदलना होगा। मकालू, और पूरा मसालू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नमचा बरवा तक चोटी फैला हुआ है। किसका? बृहत हिमालय। सब कले बना के बताए थे हम। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नमचा बरवा। पढ़े न थे कि सबसे नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तब कामेट, तब है नंदा देवी, दोनों उत्तराखंड में। और तब उसके बाद ये कंचनजंगा सिक्किम में, और तब नमचा बरवा। ये भारत वाला दिखाया है, और नेपाल वाला जो है गौरी शंकर, मसालू, ठीक है ना, फिर मकालू, अन्नपूर्णा, ये सब कहाँ पर है? नेपाल में। तो जो यहाँ नहीं बताया गया, लेकिन सब कौन हिमालय में है? वृहत हिमालय में है। इतना बात क्लियर है ना? वृहत हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने वाला मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, जबकि ट्रांस हिमालय को वृहत हिमालय से अलग करने वाला ITSZ, इंडियन सांगपो सच्चर जोन। याद है ना सब किन्हीं को? किसको किसको अलग करता है? वृहत हिमालय और ट्रांस हिमालय को, ITSZ। और ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय और लघु हिमालय अलग होते हैं किस? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इसमें लघु हिमालय में हम लोग पढ़े थे कि पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में श्रेणी। अब ये पूरा श्रेणियों का समूह ना है पूरा लघु हिमालय, कई पर्वत श्रेणियां हैं उसमें। तो जम्मू कश्मीर में उस श्रेणी का नाम है पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, धौलागिरी नहीं, धौलाधर, और धौलागिरी नेपाल में। मसूरी नागटिब्बा उत्तराखंड में। मसूरी नागटिब्बा कहाँ? उत्तराखंड में। तो क्रम से है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, धौलाधर, मसूरी नागटिब्बा उत्तराखंड, और महाभारत रेंज उसके बाद चल जाएगा कहाँ? नेपाल में। क्लियर है? वृहत और लघु हिमालय के मध्य, ये दोनों के मध्य में कश्मीर घाटी, जो कि पीर पंजाल श्रेणी हो गया, लाहुल कुल्लू कांगड़ा, लाहुल कुल्लू कांगड़ा, ये सब कहाँ पड़ते? हिमाचल प्रदेश की घाटी का नाम है जो लघु हिमालय में है। याद रखना है, लाहुल कुल्लू कांगड़ा घाटी कहाँ पड़ते हैं? हिमाचल प्रदेश में। और ये किसका भाग है? लघु हिमालय का। इसी में छोटे छोटे घास मिलते हैं, इस घास को अल्पाइन चरागाह कहते हैं। छोटे छोटे घास, हरे भरे घास होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अल्पाइन चरागाह, जिसको कश्मीर में लोग इसे मर्ग बोलता है। इस अल्पाइन चरागाह को, अल्पाइन चरागाह को क्या बोलता है? मर्ग। और जैसे बहुत बड़ा बड़ा इसे हरे भरे एरिया है, घूमने वाला जगह है, पर्यटन स्थल है, यह जो है गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब
कौन हिमालय में पड़ेगा, तो कहेंगे लघु हिमालय में पड़ेगा। गुलमर्ग, सोनमर्ग सब कहेंगे कौन हिमालय में पड़ेगा, लघु हिमालय में पड़ेगा। और लघु हिमालय में ध्यान दीजिए, मतलब लघु हिमालय सटा हुआ ऊपर में कौन रहेगा, बृहत हिमालय। और ध्यान दीजिए, अगर हम लोग कहें तो यही तीसरा हम लोग पढ़ भी ले, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, तो खत्म हो गया। और उत्तराखंड में इसको बोला जाता है बुग्याल और पयार। शहर जो है शिमला, कुल्लू, मनाली, ये तीनों हो गया हिमाचल प्रदेश में। मसूरी हो गया उत्तराखंड में। दार्जिलिंग हो गया पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ हो गया, पश्चिम बंगाल में। आधी सब लघु हिमालय में। कौन कौन बताइए, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सब कहाँ पड़ते हैं, लघु हिमालय में। बृहत हिमालय की घाटियों में भूटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु के ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु, बृहत नहीं, यहाँ पर लिखना चाहिए क्या था, लघु हिमालय। लघु हिमालय ना है, लघु हिमालय, ठीक है ना। तो यहाँ पर काट के लिख लेना है, लघु हिमालय की घाटियों में भूटिया प्रजाति खानाबदोश लोग रहते हैं। और ये ऊपर में चल जाता है, लघु हिमालय के ऊपरी एरिया में चल जाता है गर्मी के समय में, ताकि ठंड लगे, और ठंडी के समय में ही नीचे उतर जाता है। और याद रखिए, खानाबदोश से खाना की तलाश में ये लोग भटकते रहते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, लघु हिमालय में। फूलों की घाटी, कई टाइप के फूल है, रंग बिरंगे फूल, ठीक है ना। इसको यूनेस्को में भी सम्मिलित किया गया है। इस फूलों की घाटी को कहाँ पर है बताइए, उत्तराखंड में। और पर्यटन स्थल, घूमने वाला जगह 5 गो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब। बोलिए तो कौन कौन सी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब कहाँ पड़ते हैं, ये सब लघु हिमालय में, उत्तराखंड में। दार्जिलिंग क्योंकि पड़ते हैं लघु हिमालय में। अभी देखे, दार्जिलिंग, मसूरी से लेके, मनाली से लेके, तो दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। दार्जिलिंग माने सिक्किम से ही, तिब्बत से होके आती है तीस्ता नदी, तब सिक्किम में, तब उसके बाद दार्जिलिंग में, यानी पश्चिम बंगाल तब आएगा ना सिक्किम के बाद। पढ़े हैं ना सभी को, ये अभी मैप में सारी बातें माइंड में रखना है। तो ये तीस्ता नदी बहती है, और तीस्ते नदी के द्वारा 2 गो दर्रा पढ़े थे, याद है, गंगटोक से लहासा तक जाने वाली नाथुला दर्रा, और गंगटोक से थिम्पू तक आने वाली जलैपला दर्रा, नाथुला और जलैपला। इसका तो एगो मैराथन क्लास भी लेंगे, पूरे 4 चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो शाम में, संडे को, अगला संडे को, ठीक है ना, इसे इधर खत्म हो जाता है। तो पहले तो 12-12 घंटा का मैराथन क्लास चलता था, इसमें कोई किए हैं कि नहीं किए हैं, 1.5-2 साल पहले की बात है, ठीक है ना। सुबह से ले करके बुलाते थे 8 मतलब 10 बजे के आसपास, और बीच में जो है नाश्ता पानी 4 बजे देते थे, खा के अपनाना है 10 बजे। अब बीच में जो है 2 मिठाई, 2 रसगुल्ला, 2 गुलाब जामुन, ठीक है ना, सब जो है व्यवस्था करके 4 बजे सब पहले खा लेता था। और उसके बाद 14 जनवरी के दिन भी दही चूड़ा की व्यवस्था, पूरा दिन क्लास, ठीक है ना। और उसी में पूरा के पूरा जो है चलता था यह भारत का भूगोल, एक दिन में पूरा पॉलिटी किसी दिन, ठीक है ना, पूरा आर्टिकल जितना सब संशोधन है सब, ठीक है। लेकिन उतना अब एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। बात ये कि डॉक्टर भी, हमको नहीं पता था कि उतना कुछ करने पर पेट पर असर पड़ेगा, असर पड़ा, ठीक है ना। तब जो है बोला डॉक्टर के आराम से जो है पढ़ाइएगा, ऐसे 4-4 घंटा 5-5 घंटा एक ही बार नहीं तो दुनिया से कहानी खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा देर नहीं, 3 घंटा का क्लास चलेगा, 3-4 घंटा जो चलता है शाम में मैराथन में। तो ध्यान दीजिए, दार्जिलिंग और सिक्किम, दार्जिलिंग और सिक्किम जो है, इस जो क्षेत्र में बहती है कौन नदी, तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी, यहाँ पर ध्यान दीजिए सर, इधर ध्यान देना है, पढ़ना है। तीस्ता नदी जो है, 2 दर्रा हम लोग पढ़े हैं ना, नाथुला दर्रा और कौन सी, जलैपला दर्रा। तो ये जो है तीस्ता नदी बहती है, कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटी और गहरी खाइया पाई जाती है इसमें। कंचनजंगा किस नदी के किनारे है, तीस्ता नदी के किनारे है। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति रहती है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी और जीवाश्म मुक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा का होना,
मंद शीत ऋतु होने के कारण अंग्रेज यहाँ चाय की बागान की खेती करते। मतलब इसे 3 बात याद रखें कि तीस्ता नदी बहती है, कंचनजंगा मतलब चोटी है, जलेपला और नाथुला दर्रा है, इतना तो क्लियर है। और लेप्चा नाम की जनजाति सिक्किम में भी और पश्चिम बंगाल में भी। इसी भारत के भूगोल में लास्ट चैप्टर होगा भारत की जनजातियाँ, तो उसी में हम लोग पढ़ेंगे जो है लेप्चा जनजाति, 200 जनजाति का नाम उसमें पढ़ेंगे। तो लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है? सिक्किम में और पश्चिम बंगाल में। सिक्किम में और कहाँ पर बोलिए तो पश्चिम बंगाल में। यहाँ की प्राकृतिक दशा है जैसे मध्यम ढाल। चाय की खेती के लिए होना क्या चाहिए कि ढलाऊ जमीन होना चाहिए, वर्षा 200 सेंटीमीटर होना चाहिए, ताकि वर्षा हो लेकिन कहीं पर पानी जमे नहीं, बार बार पानी पड़े ही रहे लेकिन जमाव पानी का नहीं हो। ऐसा अगर परिवेश मिलेगा तब जा करके जो चाय की खेती होगी। तो ये जो है दार्जिलिंग क्षेत्र में ऐसा जगह मिलते हैं और चाय की खेती यहाँ होते, अच्छे क्वालिटी का चाय मिलता है, बहुत अच्छे क्वालिटी का चाय। दार्जिलिंग की चाय वास्तविक जो चाय है सो, ठीक है ना। दार्जिलिंग की चाय हम जो है चाय हम पीते नहीं हैं, लेकिन इधर जो है दार्जिलिंग की चाय मतलब जो है मेरा भाई साहब जो है, जैसे दरोगा में आप जाइएगा ना तो कभी कभी घूमने के लिए आपको भेजता है दार्जिलिंग, इधर उधर सब ट्रेनिंग में भेजता है, ठीक है ना। तो वही गया था दार्जिलिंग में, तो वही जो कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले जो है आया था, घूमते फिरते था, लाया था दार्जिलिंग की चाय। तो हम सोचे कि चाय बना के पीते हैं, अभी तक तो चाय पीते मैंने पीने का आदत नहीं था, तो पी लेते इसी से। तो बहुत अच्छा, लेकिन जो है चाय मतलब टेस्टी चाय बहुत ज़्यादा होता है दार्जिलिंग का, इसलिए जीआई टैग सबसे पहले मिला दार्जिलिंग की चाय को। बहुत सारे जीआई टैग की वस्तुएं को, कोई विशेष वस्तु रहता है ना उसको जीआई टैग देता है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स में उसको सम्मिलित कर लेता है। तो जो पहला जो जीआई टैग मिला था किसका? दार्जिलिंग की चाय का। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग कहें कि इस क्षेत्र में चाय की खेती अंग्रेज ने शुरू करवाया। मध्यम ढाल, गहरी और जीवाश्म मुक्त मिट्टी है, जीवाश्म युक्त मिट्टी जो काफ़ी पोषकता होगी। वर्षा, संपूर्ण वर्षा, वर्षा मतलब 200 सेंटीमीटर प्लस होती है, और थोड़ा ठंडी रहे तो ये अनुकूल होगा चाय की खेती के लिए। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाला MBF यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय को अलग करने वाला बोलिए तो कौन? MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक हिमालय को हम लोग पढ़े थे नवीन हिमालय कहते हैं, क्योंकि ये नया नया निर्माण हुआ है। इसे निम्न हिमालय भी कहते हैं। इसकी मिट्टी उतनी संगठित नहीं है, मजबूत नहीं है, इसीलिए इसमें भूस्खलन की घटनाएं घटित होते रहते हैं, यानी मिट्टी कट छट के गिर जाता है। तो ध्यान दीजिए, यह है शिवालिक हिमालय। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच की घाटियां जैसे काठमांडू इसमें पड़ेगा, दून यानी देहरादून पड़ेंगे, हरिद्वार पड़ेंगे, ये सब इसी में पड़ते हैं। उसके नीचे आ जाता है तराई क्षेत्र, ठीक है ना। उसके इस निचले भाग में, शिवालिक के निचले भाग में आ गया तराई क्षेत्र, ठीक है। हिमालय को नदी के हिसाब से बांटने वाला सिडनी बुरार्ड है। कौन है बोलिए तो? सिडनी बुरार्ड, जो कि नदी के हिसाब से हम लोग पढ़े थे सिंधु नदी, सतलज नदी के बीच के कश्मीर या पंजाब हिमालय, और सतलज नदी काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय, काली ही नदी और तीस्ता नदी सिक्किम में नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी के हिमालय को असम हिमालय। और देखिए कश्मीर हिमालय की लंबाई जो पूरा जो उधर से नापेंगे तीस्ता नदी से सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक, तो 560 किलोमीटर होगा। सिंधु से सतलज के बीच क्या किलोमीटर? 560 किलोमीटर। और सतलज काली के बीच जो कि कुमायूं हिमालय है वो 320 किलोमीटर है। और काली से लेकर के तीस्ता नदी के बीच जो नेपाल हिमालय वो 800 किलोमीटर है। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच जो असम हिमालय है वह 720 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा कौन हिमालय? कश्मीर हिमालय, नहीं नेपाल हिमालय, तब इसके बाद तब असम हिमालय, तब 560 वाला पंजाब कश्मीर हिमालय, और सबसे छोटा कुमायूं हिमालय जिसमें उत्तराखंड केवल पड़ते हैं। कश्मीर हिमालय में ही यानी जम्मू कश्मीर में ही ना वैष्णो मंदिर होगा, वैष्णो माता, अमरनाथ और चरारे शरीफ। कुमायूं हिमालय में नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हेमकुंड साहिब सब कहेंगे। उत्तराखंड वाला पूरा जगह कहाँ पड़ेगा? कुमायूं हिमालय में। कौन हिमालय में? कुमायूं हिमालय में। कौन कौन? नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ। कौन कौन हो गया बोलिए तो? नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ। कौन कौन? नंदा देवी,
कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुच्छ, ये सभी कहाँ पड़ते हैं? ये सभी कुमायूं हिमालय में पड़ते हैं। और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में न पड़े थे, दुनद्वार, हरिद्वार, देहरादून, ये सब कहाँ कहेंगे? कुमायूं हिमालय। फूलों की घाटी चमोली जिला में पड़ता है। यूनेस्को में 2005 में इसे विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान इसको 1982 में घोषित किया गया। किसको? फूलों की घाटी को। फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान 1982 में घोषित किया गया और 2005 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इसे सम्मिलित किया गया, विश्व धरोहर स्थल में। नंदा देवी भी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भौगोलिक रूप से आसे पास है, सटले है दोनों। फूलों की घाटी के बगल में एगो कौन है? नंदा देवी। फूलों की घाटी के बगल में कौन एक राष्ट्रीय उद्यान है? नंदा देवी। नंदा देवी दोनों एक साथ ही है, तो संयुक्त रूप से दोनों को यूनेस्को धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया। दोनों को, फूलों की घाटी को और नंदा देवी, ये दोनों को फूलों की घाटी माना यूनेस्को, समझ रहे हैं ना? लेकिन दोनों थोड़ा अलग अलग है और दोनों को यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया है। किसको किसको? नंदा देवी और फूलों की घाटी को। ध्यान दीजिए सभी, ये दोनों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और ये जो है एक जैव मंडल, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब जैव मंडल, तो एक जैव रिजर्व मंडल जो है में 18 गो जैव रिजर्व मंडल घोषित किया गया है पूरे जो है भारत में। 18 गो को। राष्ट्रीय उद्यान तो 106 गो, 100 मतलब 108 गो हो गया राष्ट्रीय उद्यान। और ध्यान दीजिए, जबकि जैव मंडल रिजर्व कितने हैं? 100। जैव मंडल रिजर्व 18 है, जिसमें यूनेस्को में सम्मिलित है 12 गो। यूनेस्को में क्या गो सम्मिलित है? 12 गो। तो यूनेस्को में जो सम्मिलित है 12 गो, तो जैव मंडल में एक का नाम दिया गया है नंदा देवी और उसी में आता है फूलों की घाटी भी। क्लियर है बातें? तो हम लोग ही जाने फूलों की घाटी के बारे में। 1982 में राष्ट्रीय उद्यान। क्या सर संभव है क्या यहाँ पर झपकी मार सकते हैं? संभव नहीं है। नींद इसलिए लग रहा होगा कि समय से सोए नहीं होंगे। अगर पर्याप्त नींद, गहरा नींद आपको आ जाए 10 बजे से लेकर के और 6 बजे तक, तो दिन में आपको जो 1 सेकेंड के लिए भी नींद नहीं आएगा। ठीक है? हाँ, बीच में जग गए, ठीक है, और फिर नहीं सही से नींद आए, सोए हैं लेकिन सही से नींद आएगा नहीं बीच में जगने के बाद, ठीक है, तो फिर समस्या है। ध्यान दीजिए इधर। तो पर्याप्त नींद लीजिए घर पर 8 घंटा 10 घंटा जितना भी, अब बाकी समय एकदम फुर्ती रहना चाहिए शरीर में। ठीक है सर, सीधा बैठ जाइए, ऐसे फुर्ती रहेगा, सीधा उठिएगा तब ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर कहे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान 2005 में यूनेस्को के धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया नंदा देवी बायो रिजर्व में जो है फूलों की घाटी आते हैं। फिर हिमालय के सभी चोटी, वही बात दोबारा है, हिमालय की सभी चोटियां नेपाल के अंतर्गत में आती है। सभी ऊंची चोटी मतलब नेपाल हिमालय के अंतर्गत में आती है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, सब पड़ते हैं कौन सी? नेपाल हिमालय में। कंचनजंगा मतलब सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। पश्चिम से पूरब की ओर इनका क्रम, नेपाल में पश्चिम से, माने कोई भी इधर से ना हिमालय में लोग पढ़ते आ रहे हैं, इधर से पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले उत्तराखंड के बगल में नेपाल आएगा तो धौलागिरी श्रृंखला आएगी, धौलागिरी नाम की चोटी होगा। धौलागिरी की सबसे ऊंची चोटी है धौलागिरी। तो सबसे पहला पहाड़ कौन आएगा? धौलागिरी, तब अन्नपूर्णा, तब एवरेस्ट, तब मकालू, और तब कंचनजंगा, और तब उधर से सिक्किम में चला जाएगा मसालो, तब नमचा बड़वा उधर चल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो नेपाल में खाली धौलागिरी, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद मकालू, मकालू के बाद कंचनजंगा, और अब पहुंच गया सिक्किम तक। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, ठीक है ना? तो पांचों बोलिए, सबसे पहले धौलागिरी, तब अन्नपूर्णा, तब एवरेस्ट, तब मकालू, तब कंचनजंगा। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख पहाड़ी, अब जब अरुणाचल प्रदेश में चल जाएगा तब कौन कौन पहाड़ी आएगा? अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी। तो ध्यान दीजिए, जब अरुणाचल प्रदेश में जब आ जाएगा तो डफला, मिरी, अहोर, मिसमी, जैसे इधर पूरा जो है अरुणाचल प्रदेश की एरिया इधर मिलने लगेगी, ठीक है ना? तो यहाँ डफला, यहाँ अहोर, यहाँ मिरी, यहाँ मिसमी, आई पटकाई बूम की पहाड़ी, समझ रहे हैं ना? पटकाई बूम की पहाड़ी पर है, तो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है, भारत और म्यांमार की सीमा पर।
तो ध्यान दीजिए, बातों को समझिए, गौर करिए। डफला मिरी और मिसमी और पटकाई बुम। चलिए बोलिए तो क्या क्या बोले? डफला और मिरी मिसमी और पटकाई बुम। डफला और मिरी मिसमी और पटकाई बुम। डफला और मिरी मिसमी और पटकाई बुम। ये सब कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। डफला और मिरी और मिसमी और पटकाई बुम। डफला और मिरी और मिसमी और पटकाई बुम। इस सब जनजाति का भी नाम है। पहाड़ी के नाम पर ही, जनजाति के नाम पर ही पहाड़ का नाम रख दिया गया है। ठीक है ना? तो डफला और मिरी मिसमी जनजाति कहेंगे, कहाँ की जनजाति है? अरुणाचल प्रदेश की। भारत और म्यांमार की सीमा में स्थित जो हिमालय के अंतर्गत आती है वो पटकाई बुम की पहाड़ी आ गया। फिर इसके बाद आ जाते हैं नागालैंड। कौन आ जाता है? यही पहाड़ी को नागा पहाड़ी कह देंगे। और एक और बात, नागालैंड में तो कोनो कह देगा नागा पहाड़ी नागालैंड में, लेकिन ये याद करना पड़ेगा, सारामती। नागालैंड की सबसे ऊंची बिंदु कौन है? सारामती, जो इस पूरे म्यांमार और भारत की सीमा क्षेत्र में सबसे ऊंची बिंदु है। कौन? सारामती, माउंट सारामती। तो नागालैंड की सबसे ऊंची बिंदु कौन? माउंट सारामती, जो कि भारत म्यांमार की सीमा में सबसे ऊंची बिंदु है। और ध्यान दीजिए, ये जो है इसके बाद मणिपुर की पहाड़ी, मणिपुर आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड के बाद कौन? मणिपुर। और मणिपुर की पहाड़ी को हम लोग कहते हैं लैमाटोल पहाड़ी। कौन पहाड़ी कहते हैं? लैमाटोल पहाड़ी। तो इसमें भी मणिपुर की पहाड़ी को लैमाटोल पहाड़ी कहते हैं। एक बात याद रखना होगा। नीचे मिजोरम आ जाता है, और मिजोरम की पहाड़ी को मिजो पहाड़ी ही कहेंगे। तो कौनो बोल देगा मिजो पहाड़ी मिजोरम में, लेकिन एक बात याद रखना होगा, ब्लू माउंटेन इसकी सबसे ऊंची बिंदु है, और सारामती के बाद दूसरी ऊंची बिंदु ब्लू माउंटेन है। ठीक है, तो इतनी बातें याद रख लेना। अरुणाचल प्रदेश में डफला और मिरी मिसमी और पटकाई बूम की पहाड़ी आते हैं, उसके नीचे नागा पहाड़ी आते हैं, उसकी ऊंची बिंदु माउंट सारामती है। फिर मणिपुर की पहाड़ी आती है, उसको लैमाटोल पहाड़ी कहते हैं। नीचे मिजो की पहाड़ी आती है, जिसकी ऊंची बिंदु ब्लू माउंटेन है। इतना बातें बोल सकते हैं ना? चलिए अब ध्यान दीजिए, इधर आ जाते हैं त्रिपुरा, फिर इधर आ जाता है मेघालय। ये पूरा सब क्या है? असम है बीच में। तो ध्यान दीजिए, तो अब हम लोग को जानना है इस मणिपुर लैमाटोल पहाड़ी के पीछे, ये लैमाटोल पहाड़ी है, इसके पीछे में ये हो गया ये हो गया मेघालय, इधर हो गया त्रिपुरा। तो ये पूरा असम है, बीच वाला ये पूरा एरिया जितना है, ये बीच में पूरा क्या है? असम है। तो ये असम है, और ये लैमाटोल की पहाड़ी है। तो लैमाटोल पहाड़ी के पीछे इसका नाम है बड़ाइल की पहाड़ी। कौन पहाड़ी नाम है? मणिपुर के पीछे असम है, और इस पहाड़ी को कहते हैं बड़ाइल की पहाड़ी, जो कहाँ है? असम में। खासी पहाड़ी की यह मेघालय, और इसके बाद जो है यह आ जाता है मेघालय। और मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ी है। इधर गारो, खासी और जैंतिया, यानी बेराइल के पीछे हो गया जैंतिया, खासी, गारो। क्लियर है ना? मेघालय का भाग हो गया। ये सब हिमालय के, गारो, खासी, जैंतिया, बेराइल, लैमाटोल, मिजो, नागा, और इधर से पूरा डफला और मिरी मिसमी। इधर से पूरा हम लोग पढ़ लिए डफला और मिरी मिसमी। तब उधर से पढ़े थे कंचनजंगा, नमचा बरवा तक, फिर कंचनजंगा, फिर उसके पहले पढ़े थे कंचनजंगा के पहले मकालू, फिर एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। ध्यान दीजिए, खासी, ये जैसे जयंतिया ये खासी है, गारो है, तो खासी में ही पड़ता है चेरापूंजी और शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग कहाँ पड़ते हैं? खासी पहाड़ी में। और चेरापूंजी, जो पहले सबसे ज्यादा वर्षा होता था, वो भी पड़ते हैं खासी पहाड़ी में। अभी सबसे ज्यादा वर्षा मासिनराम में होता है। कहाँ होते हैं? मासिनराम में। तो गारो, खासी, जयंतिया जो है ये जो है मेघालय राज्य में पड़ते हैं, और इस जनजाति के नाम पर ही पहाड़ का भी नाम रखे गए हैं। पहाड़ का भी नाम है, जनजाति का भी नाम है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी की सम्मिलित रूप से शिलोंग पठार कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। तो इस तीनों को सम्मिलित रूप से कौन पठार कहते हैं? शिलोंग पठार। तीनों को सम्मिलित रूप से कौन पठार कहते हैं? शिलोंग। जबकि शिलोंग पड़ता है खासी में केवल। शिलोंग कहाँ पड़ते हैं? खासी में। लेकिन तीनों पहाड़ी को सम्मिलित रूप से कौन पठार कह देते हैं? शिलोंग पठार। तीनों पहाड़ी को सम्मिलित रूप से कौन पठार कह देते हैं? शिलोंग पठार। चलिए अभी आगे की बातें जानिए। इसमें गारो, खासी, जयंतिया सम्मिलित रूप से शिलोंग पठार कहलाता है। शिलोंग पठार, लेकिन गारो, खासी, जयंतिया की बड़ी बात ये है कि हिमालय का भाग नहीं है। समझ रहे हैं ना?
ये हिमालय का भाग नहीं है। ये प्रायद्वीपीय भारत जो विंध्याचल पर्वत पड़े थे, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, उसके नीचे के मिट्टी को प्रायद्वीपीय पठारी मिट्टी कहते हैं। वो मिट्टी उठ करके वहां तक छिटा उसका गया है। बात समझ रहे हैं ना? जो पहाड़ बन रहे थे, जो स्थल भाग सब बन रहे थे, तो प्रायद्वीपीय मिट्टी वहां तक फैल गया है, पूरा झारखंड के राजमहल पहाड़ी होते हुए, ठीक है ना, और ये चल जाता है बांग्लादेश के कुछ भाग होते हुए और गारो खासी जयंतिया तक। इसलिए याद रखना है, शिलोंग का पठार यानी गारो खासी जयंतिया जो है, यह जो है हिमालय का हिस्सा नहीं है। शिलोंग के पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेंगमा और मिकिर पहाड़ी पाई जाती है। पहाड़ी प्रायद्वीपीय भारतीय पठार रेंगमा मिकिर भी जो है, ये भी जो है गारो खासी जयंतिया, रेंगमा, मिकिर, ये पांचों चीज प्रायद्वीपीय पठार से बना है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा होगा दक्षिण भारत का, लेकिन है दक्षिण भारत कहलाएगा नहीं, लेकिन कहेंगे कि वहाँ की मिट्टी जैसे किसकी संरचना है। तो देखिए अभी हम लोग जो पढ़े इसमें रेंगमा जानना है और एक जानना है मिकिर। बाकी गारो खासी जयंतिया तो जान ही लिए हैं, गारो खासी जयंतिया तो जान ही लिए हैं। तो इधर नागालैंड, इधर से मणिपुर, ठीक है, और इधर से असम, और इधर से गारो खासी जयंतिया, ठीक है ना। और ये पूरा एरिया है असम का, पूरा एरिया असम का। आई हो गया गारो खासी और जयंतिया, गारो खासी और जयंतिया। और ये हो गया बेराइल पहाड़, पढ़े ना थे बेराइल, बेराइल पहाड़, कौन पहाड़? बेराइल। और इधर जो है मिकिर रेंगमा, मिकिर रेंगमा, ये दोनों असम में है, मिकिर और रेंगमा। मिहिर अरुणाचल प्रदेश में पढ़े थे, डफला और मिहिर मिसमी पढ़े ना थे, डफला और मिरी मिसमी पढ़े कि नहीं पढ़े? ये है मिकिर, आई कौन सी है? रेंगमा, मिकिर और रेंगमा बेराइल के ऊपर में असम में पड़ता है मिकिर रेंगमा। तो मिकिर रेंगमा, गारो, गारो खासी जयंतिया, ये सब प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। सब किसका भाग है बोलिए तो? प्रायद्वीप, 5 गो। बाकी सब जितना पड़े लेमाटोल से लेकर के मिजो से लेके नागा से लेके पटकाई, डफला और मिरी मिसमी, ये सब कहेंगे हिमालय का भाग है। लेकिन ये कहेंगे गारो खासी जयंतिया, मिकिर रिंग रेंगमा, ये किसका भाग हो जाएगा बताइए? यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग हो जाएगा। और ये पहाड़ी प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का हिस्सा है सभी। ये पांचों के बात किए। हिमालय के 9 गो राज्य में विस्तार है हिमालय का, मतलब भारत के 9 राज्यों में विस्तार है हिमालय का। 9 राज्य बोल भी सकते हैं, मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम में भी विस्तार है। और इधर से तो देखिए, इधर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इधर केंद्र शासित प्रदेश हो गया 2 गो। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये हो गया 2 गो, मतलब अभी उत्तर पूर्वी एरिया नहीं आया। सिक्किम आ गया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आ गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। अच्छा असम है क्या इसमें? नहीं ना है, अच्छा असम नहीं, यानी पूरा बेराइल से लेकर के और रेंगमा, मिकिर, रेंगमा, मिकिर और गारो खासी जयंतिया, बेराइल भी, ये सब किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। कहे कि असम इसको छोड़ दीजिए, असम को छोड़ दीजिए, तो बाकी उधर से 7 सिस्टर में 6 गो, 7 सिस्टर में 6, 7 सिस्टर में 6 है, ठीक है। और एक जो है सिक्किम, और एक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और ठीक है 6, एक सिक्किम हो गया 7, और एक हिमाचल प्रदेश, एक उत्तराखंड 9, और 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इतना बात क्लियर है ना? 7 सिस्टर में सिक्किम आता है क्या? 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है, वो 6 गो, एक असम जोड़ दीजिएगा तो जोड़ के क्या हो गया? 7 गो 7 सिस्टर में। 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है, उसको कहिए सौतेला सिस्टर, माने थोड़ा गल के, ठीक है ना, उसमें है, लेकिन 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं है। चलिए तो इसको हम लोग देखें। अब है उत्तर भारत का मैदान, खत्म हो गया हिमालय पर्वतमाला, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम लोग उत्तर भारत का मैदान। तो हिमालय पर्वतमाला से जो नदी निकला, नदी पर्वत को छोड़ के जब उसके नीचे वाला भाग में उतरता है, तो वो मैदानी क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया गया है, क्योंकि जो मलबा वलबा लेके आएगा तो जमा
करेगा जिस एरिया में, उसे मैदानी क्षेत्र कहेंगे, उसे उत्तर भारत का मैदानी एरिया कहेंगे। तो इसमें जो आएगा सबसे पहला एरिया जो नदी पर्वत को छोड़ दिया और 10 से 12 किलोमीटर, ध्यान दीजिए, जो एरिया बना उसे हम लोग कह देते हैं भाबर। क्या बोलते हैं बोलिए तो? और इसकी लंबाई हिमालय से उत्तराखंड से जो होते हुए, ठीक है ना, और पूरे पूरे इधर मिजोरम तक जो एरिया पूरा नीचे जो मैदानी क्षेत्र बनेगा, उसकी लंबाई है 3200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? और चौड़ाई ज्यादा नहीं है, तो लंबाई नहीं से हुआ उधर से, मतलब ऐसे आते 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 ऐसे लंबाई हुआ। और चौड़ाई की बात करेंगे, इधर से पूरा इसे चौड़ाई की बात करेंगे, तो चौड़ाई है 150 से 300 किलोमीटर। और सबसे पहला जो पर्वत छोड़ के जो मैदानी क्षेत्र बनेगा उसे कहेंगे भाबर। क्या बोलेंगे इसे? भाबर, जो 10 से लेके 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में है, शिवालिक के जस्ट नीचे, शिवालिक पर्वतमाला के जस्ट नीचे। और यह नदिया में भारी और बड़े शैल चिकना पत्थर जमा कर देती है, कभी कभी स्वयं इसे लुप्त भी हो जाती है, कभी कभी स्वयं इसमें इसी में लुप्त भी। जब धार तेज था, जब गति तेज थी, जब ढलाव ज्यादा था, धार तेज होगा, गति तेज होगा, गति तेज होगा तो बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े मलबे को भी ढुलका ढुलका के लेके आएगा, ठीक है ना। लेकिन जब ढलाव इतना से इतना हो जाएगा, कम ढलाव हो जाएगा, तो बड़े बड़े मलबे पत्थर को अब ढुलका के लेके नहीं जा पाएगा। तो मलबा सब जो है, बड़ा बड़ा टुकड़ा सब, पत्थर सब, सेल सब जमा हो जाएगा, रुक किया जाएगा। नदी रास्ता बदल करके अब उसे किसी तरीके से पानी निकल जाएगी। तो इसे नदी के पानी की धार में बीच बीच में बड़े बड़े पत्थर जमा हो, कहीं कहीं पर खाली पत्थरे रहे, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा पानी बस बह रहा हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग भाबर क्षेत्र का, कौन क्षेत्र कहते हैं? बड़े बड़े पत्थर, नदी के धार, सम्मिलित रूप से क्या कहलाएगा? भाबर। और दूसरा क्षेत्र है तराई। तराई उसके बाद वाला, उससे 10 से 20 किलोमीटर और दक्षिण में नीचे की ओर। इसमें भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस क्षेत्र के धरातल पर निकलकर प्रकट होती है, जहाँ नदियों की निश्चित वाहिकाएं नहीं होती है। ये क्षेत्र अनूप जल घिरा हुआ दलदली वन जैसा होता है। तराई कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति बहुत रहते हैं, विभिन्न प्रकार के वन प्राणी भी इस यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सिंपल समझिए, अब बड़े बड़े नहीं बड़े बड़े पत्थर शैल नहीं, छोटे छोटे टुकड़ा के रूप में पत्थर सब रहेगा, ठीक है ना, और नदी के धार रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कि इतना बड़ा पत्थर से लेकर छोटे छोटे पत्थर भी इसमें रहेंगे, ठीक है ना, छोटे छोटे पत्थर भी रहेंगे। और इसमें कई टाइप की वनस्पति देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इस एरिया में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र के कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन के रुमनदेही गांव में जन्म हुआ। तो तराई क्षेत्र जो है में जनसंख्या बसेगी, वहाँ पर बहुत से घनघोर जंगल होगा, ठीक है ना। तो यह जो तराई क्षेत्र में, सिंपल अब समझ लेना है कि ढलाव और कम हो गया, भाबर से भी कम, ठीक है ना। और जो उसमें अब महीन महीन पत्थर भी ढुला के नहीं लेके जा पा रहा है, ठीक है ना। और बहुत सारे मिट्टी उट्टी के कारण जो है, जमा होने के कारण घनघोर जंगल बन गया है, कई प्रजातियां जानवरों की निवास करती है। तो उसको क्या बोल देंगे बताइए? तो उसे बोलेंगे तराई क्षेत्र। जलोढ़, उसके नीचे वाला पूरा मैदानी क्षेत्र को कहेंगे जलोढ़ क्षेत्र। और जलोढ़ माने जो, अब पत्थर छोड़िए, मिट्टी के कण को भी ढुलका के लेके नहीं जा सकता, माटी के कण को भी ढुलका के लेके नहीं जा सकता। और मिट्टी के कण जमा होने लगते हैं, महीन महीन मिट्टी के कण, नदी के धार अपना पानी लेके आगे बढ़ जा रही है, अब बगले बगले में जो मिट्टी के कण सब जमा होते चल रहा है। तो ऐसे मिट्टी के महीन महीन कणों से निर्मित मैदान को जलोढ़ मैदान कहते हैं। और ये दो टाइप का होगा, एक नया नया अभी तुरंते बनल है जो मिट्टी नदी के मलबा ला करके जल ओढ़ के जो ले ले है, जल जो मलबा कोड़ के लाया है उसे क्या जलोढ़ कहेंगे, जले ना ओढ़ के लेके आ रहा है मलबा को, तो जलोढ़। और नया नया अभी निर्मित हुआ है जलोढ़ मिट्टी का मैदान, तो उसे हम लोग कहते हैं खादर। और बहुत पहले 50 साल 100 साल पहले से जो निर्मित है उसे कहते हैं बांगर। तो सबसे उपजाऊ कौन होगा? खादर होगा।
और ध्यान दीजिए, इसी से उत्तर भारत के मैदान पूरा बिहार यूपी का प्रदेश पूरा बना है। यहाँ तक कि सुंदरवन डेल्टा सामान्य तौर पर एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर होती है। ये बहुत ज़्यादा जलोढ़, ये मैदान बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होते हैं। समुद्र के लेवल से मात्र कितना 50 मीटर से 100 मीटर के ऊंचाई तक रहेगा, से ज़्यादा ऊंचा नहीं रहेगा, जिसमें हम लोग भी आते हैं। ठीक है ना। हरियाणा दिल्ली सिंधु गंगा नदी के बीच के जल विभाजक है। हरियाणा एवं दिल्ली सिंधु और गंगा नदी, यानी हरियाणा दिल्ली के ऊपर में सिंधु नदी तंत्र कहेंगे और हरियाणा दिल्ली के नीचे में पूरा गंगा नदी तंत्र कहेंगे। इतना बातें क्लियर है। उत्तर भारत के भागों को दो भागों में बांट देते हैं। सिंधु नदी तंत्र जिसमें पंजाब हरियाणा का पूरा मैदान सब बना है, ठीक है ना। और गंगा नदी तंत्र में उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार पश्चिम बंगाल का क्षेत्र बने हैं, झारखंड का क्षेत्र बने हैं। तो कौन दो भागों में बांट देता है? हरियाणा और दिल्ली। ऊपर वाला कहलाएगा सिंधु नदी तंत्र और दक्षिणी भाग इसका कहलाएगा गंगा नदी तंत्र। तो खत्म हो गया मैदानी क्षेत्र भी। अब तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। वह है उत्तर पूर्वी पश्चिम और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें आएगा राजस्थान का एरिया। तो ध्यान दीजिए, भारत में अगर हम लोग कहें तो इस दिल्ली से लेके अहमदाबाद तक फैला हुआ एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली। क्या नाम है बोलिए तो? अरावली पर्वतमाला। दिल्ली से लेके कहाँ तक? अहमदाबाद तक। दिल्ली से अजमेर तक ही कंटिन्यू नहीं है, माने बीच में पर्वत एकदम मैदान हो गया है, फिर पर्वत है, फिर मैदान हो गया पूरा, फिर पर्वत है, माने कट छटके है। दिल्ली से लेके कहाँ तक? अजमेर तक। दिल्ली से लेकर के अजमेर तक कट छटके है। अजमेर से लेके अहमदाबाद तक लगातार है, कटा छटा नहीं है। कौन पर्वतमाला? अरावली। अरावली की पहाड़ी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी है। मतलब एक पर्वत का निर्माण कौन एरा में हुआ है, कौन पीरियड में हुआ? तो पर्वत का निर्माण जो है कईयन, मतलब कि 16 को एरा में बांटा गया है। उसी 16 एरा में एक एरा है, समय जो है कईयन, माने हजारों साल को एक एरा बोला जाता है। तो उस एक एरा में प्री कैम्ब्रियन काल में निर्माण हुआ है अरावली पर्वतमाला। उस 16 में कौन काल में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में। और इसका विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व और उत्तर, एरिया को कहेंगे उत्तर और पूर्वी। उत्तरी कहा गया उत्तर पूर्वी एरिया, और ये हो गया उत्तर पूर्वी एरिया, आई हो गया दक्षिण और पश्चिम एरिया। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितना किलोमीटर? जो दिल्ली से होकर हरियाणा राजस्थान होते हुए, माने हरियाणा में भी और राजस्थान होते हुए गुजरात के पालनपुर तक जाती है। अंतिम बिंदु का नाम क्या है बताइए? पालनपुर। इसका अधिकांश भाग राजस्थान राज्य में है और इसका सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। सबसे ज्यादा चौड़ा फैलल है वो कहाँ सबसे ज्यादा चौड़ा फैलल है? तो ये उदयपुर में। कहाँ पर बोल देंगे बोलिए तो? उदयपुर में। चाहे दिल्ली से पालनपुर तक फैला हुआ है, पालनपुर अहमदाबाद में पड़ते हैं, ठीक है ना। दिल्ली से पालनपुर तक फैला हुआ है 692 किलोमीटर, और यह राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होते हुए आती है और उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार है ये। और न्यूनतम विस्तार है अजमेर में। सबसे कम विस्तार कहाँ है? अजमेर में। सबसे पतला कहाँ है? अजमेर में। और सबसे चौड़ा कहाँ है? उदयपुर जिला में। सब जिला है राजस्थान की। इसी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में स्थित है गुरु शिखर। लेकिन अरावली की, अब अरावली पर्वत श्रृंखला न है, एक पर्वत ऐसे फिर ऐसे, ऐसे बहुत सारे पर्वत जो है बने हुए हैं। तो उसमें सबसे ऊंचा वाला का नाम क्या है? तो उसका नाम है माउंट आबू। सबसे ऊंचा वाला का नाम क्या है? और उसकी ऊंचला बिंदु का नाम है गुरु शिखर। और ऐसे बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाओं को हम लोग सम्मिलित रूप से अरावली का है। उसमें एगो का नाम हो गया माउंट आबू, एगो ऊंचा वाला जगह का, पूरा पहाड़ का नाम क्या हो गया? माउंट आबू, और उसका ऊंचला बिंदु का नाम हो गया गुरु शिखर। तो ध्यान दीजिए, गुरु शिखर की जो ऊंचाई की बात करेंगे तो
तो इस 1722 मीटर है। गुरु शिखर की ऊंचाई बोलिए तो कितना है? 1722 मीटर। और अरावली के पश्चिमी ओर से लूनी नदी एवं पूर्वी ओर से बनास नदी निकलती है। ध्यान दीजिए, सभी को गौर करिए। पश्चिम की ओर से लूनी नदी और पूरब की ओर से बनास नदी निकलती है। यह अरावली पर्वतमाला है, तो इस साइड में आती है लूनी नदी, ठीक है, और इधर पश्चिम की ओर जाती है बनासी। पश्चिम की ओर मतलब लूनी नदी है, पूरब की ओर बनास नदी। क्लियर है ना? यह जो है लूनी नदी गुजरात में ही कच्छ की रण में आके समाहित हो जाती है, समुंदर में नहीं गिर पाती है। अतः भारत की एकमात्र अंतःस्थलीय नदी जो स्थल से शुरू होकर के स्थल में ही गिर जाए, खत्म हो जाए, विलीन हो जाए, लुप्त हो जाए, उसे अंतःस्थलीय नदी कहेंगे। उसे अंतःस्थलीय नदी कहेंगे। उसे द रिवर ऑफ इम्फेमेरल कहेंगे, द रिवर ऑफ इम्फेमेरल। और वो एकमात्र भारत की नदी है जिसका नाम क्या है? लूनी नदी है। और यह नदी, ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतःस्थलीय है। एक नदी है जिसका नाम है बनास नदी, जिसका उद्गम राजसमंद जिला से। बनास नदी कौन जिला से शुरू हो रही है? राजसमंद जिला। उदयपुर में ज्यादा फैलल है, एगो जिला पर, एगो अजमेर पर, एगो राजसमंद जिला पर है। ज्यादा जिला थोड़ी पर से कन्फ्यूजन में होना है। अजमेर पर है, उदयपुर पर है, राजसमंद जिला पर है। अजमेर पर है, उदयपुर पर है और राजसमंद जिला पर है। तो राजसमंद जिला से जो नदी शुरू होती है, राजसमंद जिला से जो नदी शुरू होती है, उस नदी का नाम है बनास नदी। राजस्थान की एकमात्र नदी जो जिसकी पानी साल भर में कभी नहीं सूखता, वो नदी का नाम है बनास नदी। वन की आशा में यहाँ के लोग आज भी जो है उम्मीद लगाया है कि इसके किनारे बहुत घनघोर वन बनेगा, लेकिन पेड़ पौधे उगते हैं, फिर गर्मी के समय में सब सूख जाते हैं, फिर उगते हैं, हर साल सूख जाते हैं। आज तक लोग आस किए हुआ है, इसीलिए इस नदी का नाम है वन की आशा वनास। समझ रहे हैं ना? वन की आस में सब आज भी उम्मीद लगाया हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है? वनास नदी। तो ध्यान दीजिए, ये बनास नदी जो है पश्चिम की ओर, पूरब की ओर बह रही है। राजसमंद जिला में कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की खमनोर पहाड़ी के बीरो की मठ नामक स्थान से होती है। मतलब राजसमंद जिला है, कुंभलगढ़ जगह है, प्रसिद्ध जगह। राजसमंद जिला के प्रसिद्ध जगह कौन है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर, कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर खमनोर पहाड़ी। कौन पहाड़ी है? खमनोर। और उस पहाड़ी में जहां से शुरू हो रही है वनास नदी, उसका नाम है बीरो का मठ। मतलब 5 बात बोले, पहले राजसमंद जिला, उसके बाद कुंभलगढ़ जगह, 5 किलोमीटर की दूरी, खमनोर पहाड़ में बीरो की मठ से शुरू होती है, उस नदी का नाम है बनास नदी। इतनी बातें क्लियर है क्या? बनास नदी बोलिए कहां से शुरू हुआ? तो कहेंगे राजसमंद जिला के कुंभलगढ़ के 5 किलोमीटर दूर खमनोर पहाड़ी बीरो की मठ से शुरू होती है। कौन सी नदी? बनास नदी। लूनी नदी तो पढ़िए लिए, एकमात्र अंतःस्थलीय नदी है। और वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ इम्फेमेरल कहते हैं। अब जानना है, समय हो गया है क्या? भूख लग गया? नहीं तो क्या है कि जहां तक पढ़े, यहां तक में सोमवार को आराम से 9 बजे क्वेश्चन मिल जाएगा। कितने क्वेश्चन? 80 या 100 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ तक हमको लगता है 80-100 क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है ना? और वो आप 15 मिनट में मात्र बनाएंगे, 9 से 9:15 तक, फिर 15 मिनट में मिला देंगे, ठीक है, और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर और आज जितना पढ़े दूसरा चैप्टर में उतना तक याद करके आइएगा, बारी बारी से पूछेंगे भी।
और भाग